खबरें तफसील से। रांची के तस्लीम महल में हज तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया। एक रोज़ा कैंप में बड़ी तादाद में आज़मीन हज पहुंचे हैं। मास्टर ट्रेनर्स ने अरकान हज पर तफसीली रोशनी डाली और हज के अरकान और तरीक़े को तफसील से बताया। एहराम की नियत और इरादा करने से पहले, इसलिए कि मर्द का एहराम तो असल सर में है और चेहरा में बहरहाल, और औरतों का एहराम सिले हुए कपड़े पहनेंगे, दस्ताना, मोजा के अलावा कितना टाइट बांधेंगे आप, किस हैयत में बांधेंगे, पर्दा का ख्याल करते हुए, ये आपकी जिम्मेदारी। किसी को बाल मुंडवाने की आदत हो तो अपने सर के बालों को भी मुड़ा लेना चाहिए, लेकिन ये कोई काम जरूरी नहीं है, ये कोई काम लाजिम और जरूरी नहीं है। बेहतर है हजामत कर ले। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रांची से नौशाद आलम जुड़े हुए। रांची में नौशाद, किस तरह की तैयारियां हज को लेकर देखी गई हैं? तरबियती कैंप तो हो रहे हैं, लेकिन हज कमेटी की तरफ से और सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए जिलानी, ये मरहबा वुमन सोसाइटी है, उसके जेर एहतमाम इस हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया है। इससे कबल जो है रियासती हुकूमत के जरिए 26 जून को जो हज हाउस, जो नई तामीर शुदा जो हज हाउस है आलिशान, उसमें हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया था। एक रोजा तरबियती कैंप था। उसमें न सिर्फ रांची बल्कि रांची के अलावा जो आसपास के जो अजला हैं, यानी खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, ये 4-5 अजला से वहाँ पे आज़मीन हज आए थे और वहाँ पे मास्टर ट्रेनर फैसल आलम के जरिए उनको तरबियत दी गई थी और अरकान हज से मुताल्लिक तमाम तर जो है उनको मालूमात फराहम की गई थी। आज भी उसी नौयत की जो है ये हज तरबियती कैंप जो रांची के तस्लीम महल है वहाँ पे इनेकाद किया गया है और वहाँ बड़ी तादाद में जो है आज़मीन हज इसमें शिरकत कर रहे हैं। मास्टर ट्रेनर के अलावा तमाम जो मसलक के मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम हैं वो अपने तौर पे अपने तजुर्बात हैं, जो मालूमात हैं, वहाँ के अरकान हैं, उससे जो है ना रूबरू करा रहे हैं, वाकिफ करा रहे हैं। और ये कितने हाजी इस बार रांची से जा रहे हैं हज के लिए? देखिए जिलानी, इस बार हज आज़मीन हज की तादाद पिछले साल के मुकाबले अगर कहा जाए तो काफी कम हुई है, यानी 500 से 700 आज़मीन हज के तादाद में जो है कमी आई है। उसकी वजूहात उन्होंने ये जायद जो है जीएसटी और महंगाई को बता रहे हैं। और इस बार 2115 आज़मीन हज जो है रांची पूरे झारखंड से जा रहे हैं। इसमें से 600 के करीब आज़मीन हज जो है वो यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना होंगे। उनकी रवानगी का सिलसिला 25 तारीख से शुरू होगा और जबकि झारखंड से जो जाने वाले, यहाँ रांची से जो जाने वाले इम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज है उनकी 21 जुलाई से जो है ना उनकी परवाज शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है 2115 आज़मीन हज सफर हज के लिए रवाना होंगे और ये सिलसिला 25 जुलाई तक चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। मुंबई में गैर कानूनी पार्किंग करने पर अब फाइन देना होगा, यानी जुर्माना देना होगा। बीएमसी की जानिब से 23 ऐसी जगहों की निशानदेही की गई है जहां पर पार्किंग की सहूलत दी गई है। पार्किंग से 500 मीटर दूर तक गाड़ी खड़ी करने पर उसे गैर कानूनी माना जाएगा। वहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ी को खींच कर ले जाने वाली गाड़ी के पैसे भी चुकाने होंगे। जुर्माने के तौर पर 2 पहिया गाड़ियों को 5000 रुपए देने होंगे, जबकि 4 पहिया गाड़ियों को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना देना होगा और वहीं बड़ी गाड़ियों को 15,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा। और इस जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अमित रॉय हमारे साथ जुड़े। अमित, क्या वजह रही कि इतनी भारी जो है जुर्माने आयद किए जा रहे हैं? किन वजूहात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? देखिए, मुंबई में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध पार्किंग का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। वहां लोगों से जो है 12 घंटे पे 20 रुपए या 10 घंटे पे जो है 15 रुपए, या फिर आप पूरे दिन अगर रख रहे हैं 24 घंटे में तो 50 रुपए, ऐसे जो है बहुत सारे जो है गोरख धंधे चलाए जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जगहों को जो है वहां पर पार्किंग जो है अवैध तरीके से कराई जा रही है और उन अवैध पार्किंग की वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। सड़कों से जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं या ऑटो रिक्शा है, जो कार है, वो सारी जो गाड़ियां हैं उन्हें चलने में जो काफी तकलीफ हो रही है। तो कई दिनों से जो है बीएमसी द्वारा जो है
अवैध पार्किंग पर शिकंजा जो है कसा जा रहा था। जो भी अवैध गाड़ियां जो है पार्किंग की जा रही थी उन्हें टो करके जो है उन्हें उठाया जा रहा था और लोगों पे जो है भारी पेनाल्टी भी मारी जा रही थी। इसी के मद्देनजर जो है अब बीएमसी ने फैसला दिया है कि जो अवैध पार्किंग करेगा उसे भारी फाइन जो है चुकाना पड़ेगा। अब बीएमसी की ओर से जो आदेश जारी किया गया उसमें शहर के ऐसे 23 ठिकाने हैं जहां पर अवैध पार्किंग करने पर 2 पहिया गाड़ियों को 5,000, 4 पहिया गाड़ियों को 10,000 और भारी वाहनों को 15,000 का दंड जो है देना पड़ेगा। अमित, जिस तरह से फाइन बताया जा रहा है, बीएमसी ने इसकी निशानदेही की है, तो लोगों को बताया जाए कि ये अवैध पार्किंग है, गैर कानूनी पार्किंग है, यहाँ ना रखें, और जो पार्किंग इस तरह की करवा रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? किस तरह की जो है उनके लिए कानूनी शिकंजा कसा जा गया? देखिए, ऐसी बहुत सारी शिकायतें जो है मुंबई पुलिस में भी की गई हैं और जो बीएमसी है वो भी जो है अपने तरीके से इन पे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 23 जगहों पे इन्होंने केंद्रित किया है वो 23 जगहों पे ऑलरेडी बीएमसी ने अपनी सार्वजनिक पार्किंग की सुविधा दी है। लेकिन क्या होता है कि हर जगह लिमिटेड सुविधा होती है, लिमिटेड गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद जो गाड़ियां होती है जो 500 मीटर के बाहर जो है कुछ ऐसे दलाल जो होते हैं जो इस तरह की चीजों को, इस तरह की प्रवृत्ति को जो है अंजाम देते हैं, वो जो है कुछ जगह को जो है छेक लेते हैं, उसमें जो है कुछ पैसे लेकर जो है लोगों को पार्किंग कराते हैं। तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट जो है, एक सूची जो है बनाई जा रही है बीएमसी की तरफ से, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और उसकी जानकारी जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी जो है दी जा रही है ताकि उन पर कार्रवाई जो है की जा सके। ये बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो अब मुंबई में गैर कानूनी पार्किंग बहुत भारी पड़ेगी। जो इस तरह की पार्किंग करेंगे, जिस तरह से अमित ने बताया कि भारी जुर्माने अब इन पर आयद किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पहलू खान मामले में राजस्थान पुलिस और राजस्थान हुकूमत की जानिब से दोबारा जांच कराने की हाईकोर्ट से इजाजत तलब की है। पुलिस की जानिब से 5 नए पॉइंट उठाए गए हैं। इस मामले में सोमवार को कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले की दोबारा जांच की जाए या नहीं। वाज़ेह के राजस्थान हुकूमत ने पहलू खान और उनके 2 बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अवाम में कांग्रेस के हवाले से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया था। ये शुक्रवार को पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई थी। पहले मुलजिमान ने लगाई थी कि कुछ बिंदुओं पर जांच की जाए और इस प्रकरण को पुनः इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने पर भेजा जाए। वो न्यायालय एसीजीएम साहब ने, आशुतोष जी ने उसको खारिज कर दिया कि मुलजिमान को कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। उसके पश्चात सरकार ने भी प्रार्थना पत्र पेश किया था। डीजीपी जयपुर के आदेश पर यहाँ पेश किया है, उसके ऊपर सुनवाई हो गई और सुनवाई के बाद अभी निर्णय आना है कि आया जिन बिंदुओं पर 2 बिंदु पर जांच करना पाया है कि क्या हमने वहाँ जयपुर से परचेज की थी, उसकी पर्चियाँ हैं हमारे पास। एमपी के इंतजामी उमूर के अफसर नियाज खान का हुजूमी तशद्दुद पर ट्वीट मौज़ूए बहस बना हुआ है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अपना नाम बदलना चाहता हूं ताकि मॉब लिंचिंग न हो। शायद मेरे नाम बदलने से हुजूमी तशद्दुद का शिकार से बच सकूं। नियाज अहमद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नायब सेक्रेटरी के ओहदे पर फाज हैं। एक सरकारी महकमे के आला अफसर की हुजूमी तशद्दुद पर इस तरह के ट्वीट को संजीदगी से देखा जा रहा है। उन्नाव से बीजेपी लीडर साक्षी महाराज ने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी के मामले में बयान दिया है। मॉब लिंचिंग के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि सैकड़ों हिंदू मार दिए जाते हैं, वो किसी को याद नहीं। साथ ही महाराज ने यह भी कहा कि चांदनी चौक मंदिर तोड़ दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में रेप मामलात में जबरदस्त इजाफा हुआ है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है और मीडिया के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तबरेज अंसारी तो आपको याद आता है, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए वो आपको याद नहीं आते। कश्मीर में सैनिकों के साथ क्या हो रहा है वो आपको याद नहीं आ रहा। चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया गया वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार होने वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। केवल तबरेज अंसारी की आप बात करेंगे। इस हिंदुस्तान में और लोग भी रहते हैं। और कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने हुजूमी तशद्दुद मामले में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से कानून का नंगा नाच खेला जा रहा है। लोग बेखौफ हो गए हैं, इसलिए अब लोगों में लाकानूनियत आ गई है। में इन्वॉल्व होते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आने के बाद
अपने वर्कर्स को कहीं ना कहीं इस तरह का एश्योरेंस दे रही है कि वो कुछ भी कर लें, कानून उनसे बड़ा नहीं है, बल्कि वो कानून से ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए अपने हाथों में कानून को लेकर उसका रोज़ मजाक उड़ाते हैं। सड़कों पर वो नंगा नाच कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए, और ये भी उसी की एक मिसाल है। विदर्भ के वाशिम और अकोला में झारखंड के तबरेज अंसारी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। वाशिम के रोसोड़ में मुसलमानों की जानिब से खामोश एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। जबकि अकोला में कुल जमाती तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम देकर सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस फराहम करने का मुतालबा किया गया है। तंजीम के मुताबिक मुल्क में मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है, जिसके लिए खुद का बचाव करना जरूरी हो गया है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट पास करें और इस तरह का काम करने वाले हथियारों को सख्त सज़ा दें, बल्कि हमारी डिमांड है कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए। इसी तरह दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ की जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, तो गवर्नमेंट इन सब को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियारों का लाइसेंस फराहम करे ताकि वो खुद अपनी हिफाजत कर। श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े जोशो खरूश से जारी है। जम्मू से निकले यात्रियों का एक और काफिला पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से आज यात्रियों का एक और जत्था मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। इस तरह से अब तक 82,000 के करीब यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस दौरान यात्रियों ने इंतजामात और कश्मीर पहुंचने पर काफी मसरत का इजहार किया। ठीक है, बच्चों की खुश शांति के लिए। अच्छा, व्यवस्था कैसी है? ठीक है। हाँ, मैं मोगे पंजाब तो आया, कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंच चुके हैं। पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा वधिया, बहुत ज़्यादा सहयोगी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। बहुत उत्साह है सानू इस यात्रा का बहुत ज़्यादा उत्साह। कर्नाटक में मखलूत हुकूमत को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। आज सुबह से ही मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के रियासती इंचार्ज वेणुगोपाल रियासती लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु जेडीएस सरबराह देवेगौड़ा की रिहायशगाह पर भी मुलाकात का सिलसिला जारी है। वहीं बागी लीडरान से फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी है। तो कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया का कहना है कि ये सब बीजेपी की चाल है। इख्तिदार में मौजूद हलीफ जमात के 14 असेंबली मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं 10 मेंबरान इस्तीफा देने के फिराक में है। Clearly shows that BJP is behind all these defections. Government will survive. There is no threat to the government. No threat to the government. बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कर्नाटक हुकूमत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही थी। की पार्टी है वो विपक्ष में है, जो 3 नंबर की पार्टी है उसका मुख्यमंत्री है, जो 2 नंबर की पार्टी है वो मलाईदार मंत्रालय लेकर बैठे हैं और जनता के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। वहाँ जेडीएस और कांग्रेस के नेता सिर्फ मलाईदार मंत्रालय में मजा मारने को बैठे हैं। इटावा जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है, जबकि भागने के दौरान एक कैदी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जबकि दूसरा कैदी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया है। कैदी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम तश्कील दी गई है। बताया जा रहा है कि जिला जेल में बंद रामानंद और चंद्र प्रकाश ने फिल्मी स्टाइल में जेल की दीवार को लोहे की सलाख और कपड़ों की रस्सी बनाकर भागने में कामयाब हुए। इटावा जेल के जेलर राजकिशोर सिंह से न्यूज 18 की खास बातचीत आप देखिए। इटावा के जेल अधीक्षक राजकिशोर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है ये जो अपराधी भागे हैं इनमें से एक जो हत्या का सजा याफ्ता अपराधी था, ये पहले भी भाग चुका था जेल से। 2008 में ये भागा था जी। तो इसको लेकर अतिरिक्त सावधानी क्यों नहीं बरती गई? अतिरिक्त सावधानी थी, वहाँ जो जेल का जो सबसे सुरक्षा वाला पार्ट है वहीं पर रखा गया था, लेकिन चूक हुई
उनके जो चूक करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागने की जो सामग्री है, रस्सी, कपड़ों के टुकड़े, लोहे की सरिया, ये सब इन्हें कैसे उपलब्ध हो गई? ये चीज़ें जांच का विषय है और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग रात में ड्यूटी कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी तय होगी इसमें? बिल्कुल तय होगी और तय की जा रही है। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट जा रही है, सब भी आ रहे हैं हमारे, अभी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो इटावा के जेल अधीक्षक राजकिशोर सिंह बता रहे हैं कि एक दुर्दांत अपराधी जो आज संयोग से मारा भी गया है, ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई है, वो अपराधी पहले भी यहाँ 2008 में यहाँ से भाग चुका था, फरार हो चुका था और सावधानी बरती गई लेकिन लापरवाही हुई और अब कहा जा रहा है कि जो लोग लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से अब्बास अशरफ नामी नौजवान ने इंटरनेशनल लुक मॉडल का खिताब हासिल किया है। साथ ही मिस्टर एशिया मुकाबले में फर्स्ट रनर अप का भी खिताब हासिल किया। अब्बास अशरफ जयपुर से बीटेक कर रहे हैं और रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवानों को नशे की लत से दूर करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को बेहतर करने का पैगाम दे रहे हैं। अब्बास अशरफ के अहल खाना काफी खुश हैं। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि अब्बास की कामयाबी पर हमें फख्र है। मेरा नाम अब्बास अशरफ है और मैं इसी स्टेट जम्मू कश्मीर से हूँ, मतलब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मैं मिस्टर एशिया में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मिस्टर एशिया फर्स्ट रनर अप और बेस्ट इंटरनेशनल लुक 2019 का रहा मैं। मैंने कहा अलग अलग देशों से, मतलब एशियन कंट्रीज़ लाइक दुबई, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, चाइना के सभी पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो लास्ट हमारा मतलब हमारी स्टेट से 9 युवा थे, तो उनमें से सिर्फ मेरी एंट्री हुई है इस शो में और लास्ट मतलब सबको कैंसिल करके अलग अलग राउंड हुए, तो उनमें हम 14 लड़के रह गए थे। तो उनमें फिर नेक्स्ट राउंड में मतलब लाइक टैलेंट राउंड था, उसमें 10 रह गए। तो वहाँ पे मैंने खुद की मतलब मैं शायरी लिखता हूँ वो मैंने बताई और सॉन्ग गाया वहाँ पे। तो काफ़ी अट्रैक्ट हुआ वहाँ पे सभी और मॉनिटर भी रहा मैं यहाँ पे उस शो में, सब अंडर मेरे थे वहाँ पे। और उसके बाद फाइनल में 5 लड़के थे हम, तो जिनमें फर्स्ट रनर अप और बेस्ट इंटरनेशनल लुक मिली मुझे। मतलब जब से मैं इंजीनियर हूँ, अभी बीटेक रिसेंटली मेरी कंप्लीट हुई है जयपुर से, तो तब से मैं यहाँ की हालत देखता हूँ, सभी नशे में जितना यूथ है सब खराब हो चुका है। तो उनको यही लेसन दूंगा, अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो मतलब नशे से बचेंगे, मतलब वो फिजिक पे ध्यान देंगे और इसमें स्माइल भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो जो गुटखे वगैरह खाते हैं वो भी छोड़ सकते हैं। और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अगर किसी को सीखना भी हो, और जब से आया हूँ काफ़ी बोल रहे हैं मुझे सिखाओ वगैरह, तो करवा सकता हूँ। तो काफ़ी हैं जो मुझे पूछ रहे हैं तूने बताया भी नहीं कभी। तो मैं एक फ्रेशर था वहाँ पे, जितने भी थे कुछ थिएटर कर रहे हैं इस लाइन में, काफ़ी कुछ थे लड़के जो अनुपम खेर के क्लासेस ले रहे हैं, कोई मतलब हर मतलब जो मॉडल एक्टर हैं। तो मैं एक फ्रेश फेस था और कुछ मुझे कहते हैं बताया नहीं तूने ये वो, तो मैंने कहा मैं बताऊंगा, तो मैं वर्ड आ गया, मतलब घमंड बोल रहा है। तो मैंने कहा मेरे साथ पूरी हमारी कंट्री जीती है, तो अगर सीखना है किसी को तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक में मखलूत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार सरकार में मौजूद अरकान असेंबली इस्तीफा दे रहे हैं और हलीफ जमात के 14 अरकान ने इस्तीफा दे दिया है और जो बागी लीडरान हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत का भी सिलसिला जारी है जेडीएस और कांग्रेस की तरफ से कि सरकार को किसी तरह से बचाया जाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति है, क्या वाकई ये सरकार बचाई जाएगी? क्योंकि लगातार पार्टी में मौजूद चाहे वो जेडीएस के हो या कांग्रेस के हो मेंबरान इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त कोशिशें इस वक्त चल रही है कि किसी तरीके से सरकार को बचाया जा सके। जो ग्राउंड पर स्थिति है उसमें यह कि 14 विधायक ये दावा कर रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने 11 विधायकों का इस्तीफा कंफर्म किया है, जिसका मतलब कि हम ऑफिशियल फिगर 11 ही मानकर चलें, लेकिन उससे भी संकट आते हैं सरकार पर और उस संकट से बचने की कोशिश फिलहाल जहां चल रही है ये सिद्धारमैया का घर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पावर सेंटर ये बना हुआ है, साथ ही नजदीक में एक होटल है जहां पर कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स चाहे वो
खड़गे हों, केसी वेणुगोपाल हों, बीके हरिप्रसाद हों या फिर सिद्धारमैया हों, वो सब वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। तय ये किया जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह जो नाराज विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सके और सरकार को किसी तरह बचाया जा सके। और एक जो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता है वो इन नाराज विधायकों में है, वो एक पावर सेंटर बने हुए हैं जिनके साथ 2-3 विधायक और हैं, उनको मनाने की कोशिश फिलहाल कांग्रेस कर रही है। जी अनुराग, अगर हम जादुई आंकड़े की बात करें, बीजेपी भी ज्यादा दूर नहीं है सरकार बनाने से, कुछ नंबर्स चाहिए। जिस तरह से बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है कि सारा खेल बीजेपी का है, तो क्या दिख रहा है कर्नाटक की सियासत में अगला दिन, अगला रुख क्या हो सकता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो फिलहाल लग रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि सारा खेल जो है बीजेपी का किया हुआ है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का और जेडीएस का अंदरूनी झगड़ा है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये कांग्रेस के अंदर की मसल फ्लेक्सिंग भी हो सकती है कि जो कांग्रेस के अंदर 2 पावर सेंटर्स हैं, उनमें से एक पावर सेंटर ये चाह रहा है कि मिनिस्टर्स उनके ज्यादा हों और जो अभी मिनिस्टर बने हुए हैं उनको हटाकर उनके मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं बनाए जा सकें। ये उस कवायद का हिस्सा भी हो सकता है। और 2 ऐसे मंत्री हैं फिलहाल जिन्होंने खुद ऑफर किया है कांग्रेस को कि वो मंत्री पद से हटना चाहते हैं ताकि पार्टी को और सरकार को बचाया जा सके, उनकी जगह किसी और को मंत्री बना दीजिए। तो एक रास्ता निकलता हुआ बीच का जरूर नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जो नाराज विधायक हैं वो ये ऑफर मानेंगे या नहीं मानेंगे। जी, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक या कई ऐसे लोग हैं, उन्हें लालच दिया जा रहा है, या फिर उनका जो अपना बैकग्राउंड है, उनके अपने जो मसाइल हैं, वो अपने मसाइल से बचने के लिए भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ये भी एक बात सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने कल भी दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने यही आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, बीजेपी उनके विधायकों को भड़का रही है, डरा रही है और किसी भी तरीके से इस सरकार को गिराना चाहती है। आप वैसे भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारें बहुत कम प्रदेशों में अब बची हैं और उसको टारगेट करने की कोशिश कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनकी सरकारों को गिराना चाहती है और इसलिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हालांकि बार-बार बीजेपी के नेता इनकार कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो मुंबई में जो नाराज विधायक हैं उनसे हमें ये जानकारी, वहां पर हमें ये जानकारी मिली है कि उनसे बीजेपी के नेता भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। यानी कोई मौका बीजेपी भी चूकना नहीं चाहती है। अगर कहीं पर कोई सरकार बनाने का मौका बन रहा हो या ये सरकार गिराने का कोई मौका बन रहा हो तो बीजेपी भी उससे चूकना नहीं चाहती है। जी अनुराग, येडियुरप्पा ने हाल ही में कहा था कि बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, सरकार हमारी ही बनेगी। तो क्या ये जिस वक्त बयान दिया था येडियुरप्पा ने, क्या हम उसी को माने के प्रक्रिया जो चाहे चल रही थी, ये वही एक हिस्सा है उस बयान का? कोशिशें बीजेपी की चल रही थी, इसकी तस्दीक हो जाती है इससे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस तो तब से यही दावा कर रही है कि ऑपरेशन लोटस इसको नाम दिया गया था, जिसके तहत सरकार गिराने का षड्यंत्र था। और जब येदियुरप्पा ने यह दावा किया था कि सरकार हमारी बनेगी, उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि कई कांग्रेस विधायकों के वो टच में हैं, उनको उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है और कभी भी कांग्रेस में अंदरूनी फूट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इसको उससे जोड़कर भी देख सकते हैं। समय देखा जा रहा है कि कौन सा अनुकूल होगा, जब पार्टी के ऊपर भी, उसकी इमेज के ऊपर भी गलत प्रभाव ना पड़े, बीजेपी का नाम इसमें बदनाम ना हो और साथ ही सरकार भी गिर जाए। तो ये समय का इंतजार किया जा रहा है, सही समय का। कांग्रेस के पास हालांकि समय बहुत कम है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि ट्यूसडे को, मंगलवार को वो इस्तीफे स्वीकार कर लेंगे। यानी ये 2 दिन का समय कांग्रेस के पास है जब वो नाराज विधायकों को मना सकते हैं, वरना वो अल्पमत में आने की स्थिति हो जाएगी उनकी विधानसभा में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार का क्या कुछ अंजाम होगा ये 1-2 दिन में, जिस तरह से अनुराग ने कहा कि 2 दिन का वक्त कांग्रेस के पास है, बचा सके तो अपनी सरकार बचा पाए। तो यहीं पर इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।